हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। देखिए, लास्ट वाले वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन देखा था आरसीसी का, और आरसीसी का अलग अलग एग्जाम में क्या वेटेज है वो देखा था। ठीक है, अब हम इंट्रोडक्शन शुरू करेंगे। मतलब जो कल देखा था वो सब्जेक्ट का ओवरव्यू था। आज हम शुरू करेंगे जो चैप्टर होगा इसका पहला चैप्टर, उस पहले चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखेंगे और उसके बाद में धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सिलेबस लिख देता हूँ, क्या क्या सिलेबस हम पढ़ने वाले हैं आरसीसी में। ठीक है, क्योंकि बाकी जो बेसिक चीजें थी वो बेसिक चीजें पिछले वाले वीडियो में हम कवर कर चुके हैं। तो इसका सिलेबस सबसे पहले पढ़ेंगे हम इंट्रोडक्शन। सबसे पहले पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ कंक्रीट, इंट्रोडक्शन ऑफ कंक्रीट एंड आरसीसी। पहला चैप्टर यही रहेगा। दूसरा चैप्टर होगा आपका डिजाइन ऑफ बीम। दूसरा चैप्टर होगा डिजाइन ऑफ बीम। ये होगा WSM से या फिर लिमिट स्टेट से लिख लो, कोई किससे भी कर सकते हैं। पहले मान लीजिए लिमिट स्टेट मेथड से कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर रहेगा आपका डिजाइन ऑफ बीम। डिजाइन ऑफ बीम वर्किंग स्ट्रेस मेथड, राइट। नेक्स्ट चैप्टर रहेगा लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स। लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स इन shear, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स इन shear। नेक्स्ट चैप्टर होगा बॉन्ड एंड एंकरेज। बॉन्ड एंड एंकरेज। नेक्स्ट होगा टोर्जन। चैप्टर नंबर 7 डिजाइन ऑफ स्लैब्स। डिजाइन ऑफ स्लैब्स। इस चैप्टर को डिजाइन ऑफ स्लैब और डिजाइन ऑफ बीम दोनों बोलते हैं। डिजाइन ऑफ बीम्स एंड डिजाइन ऑफ स्लैब। नेक्स्ट चैप्टर होगा डिजाइन ऑफ कॉलम। डिजाइन ऑफ कॉलम। ठीक है, इसके बाद दूसरा, इतना लिखिए पहले। इसके अलावा नेक्स्ट रहेगा डिजाइन ऑफ फुटिंग। डिजाइन ऑफ फुटिंग। नेक्स्ट डिजाइन ऑफ कैंटिलीवर, या फिर इसको बोल देते हैं रिटेनिंग वॉल। डिजाइन ऑफ रिटेनिंग वॉल। नेक्स्ट होगा आपका डिजाइन ऑफ वाटर टैंक। डिजाइन ऑफ वाटर टैंक। नेक्स्ट वुड बी डिजाइन ऑफ स्टेयरकेसेस। डिजाइन ऑफ staircases, and the last pre-stressed concrete. Pre-stressed concrete। अब ये जो pre-stressed concrete है, इस pre-stressed concrete में देखिए क्या क्या रहेगा। एक तो pre-stressed concrete का इंट्रोडक्शन होगा। एक तो pre-stressed concrete का इंट्रोडक्शन होगा। एक pre-stressed मेंबर्स के एनालिसिस होगी। एक प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट की एनालिसिस होगी। एक प्री स्ट्रेस लॉसेज रहेंगे। एक प्री स्ट्रेस लॉसेज रहेंगे और एक होगा प्री स्ट्रेस का डिफ्लेक्शन। तो ये हमारा पूरा सिलेबस रहने वाला है। ठीक है, तो ये ओवरऑल सिलेबस है। अब इसको अपन एक पार्ट में भी पढ़ सकते हैं, इसको दो पार्ट में भी पढ़ सकते हैं, राइट। तो हम शुरू करेंगे आज चैप्टर नंबर फर्स्ट। हम सबसे पहले शुरू करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ कंक्रीट। अब इंट्रोडक्शन ऑफ कंक्रीट क्यों करेंगे वो मैं आपको बताता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, चैप्टर फर्स्ट और पहले चैप्टर का लेक्चर फर्स्ट। चैप्टर फर्स्ट, लेक्चर फर्स्ट। और चैप्टर का नाम क्या है?
हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ कंक्रीट। इंट्रोडक्शन ऑफ कंक्रीट, ठीक है। क्योंकि पिछले वाला जो वीडियो था, पिछले वाले वीडियो में मैंने दो वर्ड लिखे थे, एक हमने लिखा था आरसीसी, एक हमने लिखा था डीसीएस। तो डीसीएस में तीन वर्ड आए थे। डीसीएस का मतलब क्या होता है? डिजाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर, डिजाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर्स। और आरसीसी का मतलब क्या हुआ था? रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, ठीक है। अब डीसीएस में डिजाइन का मतलब हमने समझ लिया था पिछले वाले वीडियो में, स्ट्रक्चर का मतलब समझ लिया था पिछले वाले वीडियो में, कंक्रीट का सिर्फ हमने ये देखा था कि कंक्रीट किस किस से मिलकर बना होता है, दैट्स इट, राइट। और इधर से अगर हम आरसीसी को पकड़ के चले सब्जेक्ट, तो आरसीसी दो चीजों का कॉम्बिनेशन है। किस किस का? एक तो सीमेंट कंक्रीट का। आरसीसी दो चीजों का कॉम्बिनेशन है, एक सीमेंट कंक्रीट का और दूसरा रेनफोर्समेंट का। तो अगर आरसीसी में लिखूं तो आरसीसी दो चीजों का कॉम्बिनेशन होता है। आरसीसी में दो अलग अलग चीजें होती हैं, रेनफोर्समेंट और कंक्रीट, रेनफोर्समेंट और कंक्रीट, ये दो चीजें होती हैं आरसीसी में। तो अभी थोड़ी देर के लिए हम रेनफोर्समेंट को भूल जाते हैं। अभी जो बेसिक चीजें देखेंगे, पहले हम कंक्रीट के बारे में बात करेंगे, और कंक्रीट जब खत्म होगा उसके बाद में हम रेनफोर्समेंट को मिला देंगे इसमें। तो कंक्रीट में रेनफोर्समेंट मिलने के बाद हो जाएगा आपका आरसीसी। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे कंक्रीट के बारे में पढ़ना, ठीक है। तो पहला काम है हमारा कंक्रीट को पढ़ना। तो चैप्टर फर्स्ट, लेक्चर फर्स्ट में देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ कंक्रीट। इंट्रोडक्शन ऑफ कंक्रीट। देखिए, हमने पिछले वाले वीडियो में भी ये बात की थी कि जो कंक्रीट है, पिछले वाले वीडियो में भी मैंने ये बात किया था कि कंक्रीट जो है, उस कंक्रीट का कंपोजिशन कैसा होता है, मतलब कंक्रीट किस किस से मिलके बना होता है। कंक्रीट में बेसिक तीन चीजें होती हैं। बेसिक तीन चीज में पहला होता है कोई भी बाइंडिंग मटेरियल, पहला होता है बाइंडिंग मटेरियल। बाइंडिंग मटेरियल के अलावा दूसरा चीज होता है एग्रीगेट्स, दूसरा चीज होता है एग्रीगेट्स, एंड थर्ड वन इज वाटर, ठीक है। ये जो तीनों है, ये कंक्रीट के बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स है। ये जो तीनों चीज लिखे हैं वो क्या है? ये कंक्रीट के बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स। मैंने इनको बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स इसलिए बोला क्योंकि अगर इन तीनों में से कोई भी चीज नहीं होगा तो कंक्रीट की मैन्युफैक्चरिंग पॉसिबल नहीं होगी, ठीक है। इन तीनों में से किसी भी चीज के एब्सेंस पे आप कंक्रीट मैन्युफैक्चर नहीं कर पाओगे। इसके अलावा अगर आप चाहो, इसके अलावा अगर आप चाहो तो एड मिक्सचर्स ऐड कर सकते हो। इसके अलावा अगर हम चाहें तो एड मिक्सचर ऐड कर सकते हैं, लेकिन एड मिक्सचर कंक्रीट की बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं, बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि अगर तुम्हारे पास एड मिक्सचर नहीं भी है तो भी कंक्रीट का मैन्युफैक्चर आसानी से हो जाएगा। लेकिन अगर इन तीनों में से कोई भी चीज एब्सेंट है तो कंक्रीट को मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो ये तीन चीजें जरूरी हैं, बाइंडिंग मटेरियल, एग्रीगेट और वाटर। अब देखिए कंक्रीट को बनाने के लिए जो बाइंडिंग मटेरियल यूज होता है, बाइंडिंग मटेरियल पुराने जमाने में यूज होता था लाइम। जब सीमेंट का इन्वेंशन नहीं हुआ था उससे पहले लाइम के अलावा बाइंडिंग मटेरियल आप जिप्सम भी काम में ले सकते हो, ये भी पुराने जमाने में काम में आता था। और तीसरा बाइंडिंग मटेरियल हो सकता है सीमेंट। जब से सीमेंट का इन्वेंशन हुआ है तब से लाइम और जिप्सम दोनों का यूज नहीं होता जनरली, इसलिए हम कई बार इस सब्जेक्ट को आरसी भी पढ़ते हैं, रेनफोर्स्ड कंक्रीट भी पढ़ते हैं। कई बार इस सब्जेक्ट को हम रेनफोर्स्ड कंक्रीट भी पढ़ते हैं। रेनफोर्स्ड कंक्रीट क्यों? क्योंकि आजकल इस कंक्रीट का मतलब सीमेंट कंक्रीट ही हो गया है। क्यों? क्योंकि ये दोनों बाइंडिंग मटेरियल काम में नहीं आते, सीमेंट ही काम में आता है, ठीक है। तो बाइंडिंग मटेरियल ये तीन हो सकते हैं, लाइम हो सकता है, जिप्सम हो सकता है और सीमेंट हो सकता है। कौन सा बाइंडिंग मटेरियल आपने काम में लिया उसके हिसाब से अलग अलग नाम हो जाएंगे कंक्रीट के। अगर लाइम काम में लेंगे तो लाइम कंक्रीट हो जाएगा, अगर जिप्सम काम में लोगे जिप्सम कंक्रीट हो जाएगा, सीमेंट काम में लोगे तो सीमेंट कंक्रीट हो जाएगा। अब आते हैं एग्रीगेट पे। एग्रीगेट भी यहाँ पे दो तरह के होंगे। एग्रीगेट एक होता है कोर्स एग्रीगेट
एक होता है फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट और फाइन एग्रीगेट। अब कोर्स एग्रीगेट और फाइन एग्रीगेट में डिफरेंशिएट कैसे करोगे? अगर एग्रीगेट की साइज 4.75 mm से बड़ी है तो उस पार्टिकल को बोलेंगे कोर्स एग्रीगेट, और अगर पार्टिकल की साइज 4.75 mm से छोटी है तो उसको बोलेंगे फाइन एग्रीगेट। ठीक है, तो ये तीन बेसिक चीजें हुई, बाइंडिंग मटेरियल, एग्रीगेट और वाटर। अब इन तीनों का अलग अलग काम है इस कंक्रीट में। ठीक है, ये भी मैं आपको बताऊंगा अभी कि कोर्स एग्रीगेट और फाइन एग्रीगेट दो अलग अलग तरह के एग्रीगेट काम में क्यों लेते हैं। ठीक है, तो बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स कितने हुए? 3। हाँ, एडमिक्सर किसके लिए मिला सकते हो आप? एडमिक्सर का काम है कि अगर आपको कंक्रीट की प्रॉपर्टी एनहांस करनी हो, अगर कंक्रीट की प्रॉपर्टी इंप्रूव करनी हो, ये किस लिए मिलाएंगे? टू इंप्रूव द प्रॉपर्टी ऑफ कंक्रीट, टू इंप्रूव द प्रॉपर्टी ऑफ कंक्रीट, राइट। तो इसलिए, क्योंकि अगर एडमिक्सर नहीं भी है तो भी आप कंक्रीट की मैन्युफैक्चरिंग कर लोगे, इसलिए इसको बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं बोलते एडमिक्सर को, ये अलग से मिलाया जाता है। और एडमिक्सर होते क्या हैं? एडमिक्सर होते हैं केमिकल्स, एडमिक्सर होते हैं केमिकल्स, जो केमिकल्स बाहर से ऐड किए जाते हैं कंक्रीट में। ठीक है, तो ये तो बात हुई कंक्रीट के कॉन्स्टिट्यूएंट्स की या कंक्रीट के इंग्रेडिएंट्स की, कंक्रीट के इंग्रेडिएंट्स की बात हुई। ठीक है, अब देखिए, जब हम साइज की बात कर रहे हैं, एग्रीगेट के साइज की बात किया तो साइज के हिसाब से आपने एग्रीगेट को डिफरेंशिएट कर लिया, कोर्स एग्रीगेट और फाइन एग्रीगेट में। अब हमको ये चीज तो पता है कि अगर आप फाइन एग्रीगेट काम में लोगे तो फाइन एग्रीगेट की मैक्सिमम साइज क्या हो सकता है? 4.75 mm। लेकिन इससे बड़े कितने साइज तक आप कोर्स एग्रीगेट काम में ले सकते हो? क्योंकि 4.75 से बड़ा अगर मान लीजिए आपके पास 75 mm का कोई भी पार्टिकल है तो इसके हिसाब से वो भी कोर्स एग्रीगेट है। तो मैक्सिमम कितने साइज तक का कोर्स एग्रीगेट आप काम में ले सकते हो? उसकी रिकमेंडेशन ये है कि जब हम कोर्स एग्रीगेट के साइज की बात करते हैं, मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट, तो मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट में दो प्रोविजन है जो आपको याद रखने हैं। मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट में, मैक्सिमम साइज of coarse aggregate should not be more than मैं यहां पे दो स्टेटमेंट लिख रहा हूं। पहला, 1/4 of the thickness, 1/4 of the thickness of member, 1/4 of the thickness of member, and second, 5 mm less than clear spacing between reinforcing bars, ये दो क्राइटेरिया आपको याद रखने हैं कि कोर्स एग्रीगेट की मैक्सिमम साइज कितना हो। पहले वाले का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी मेंबर है, जैसे मान लीजिए बीम है, स्लैब है, कॉलम है, फुटिंग है, कुछ भी हो, जैसे सपोज बीम है या स्लैब है, हमें मान लेते हैं कि ये स्लैब है और इस स्लैब का थिकनेस, ओवरऑल थिकनेस, इस स्लैब का ओवरऑल थिकनेस मान लेते हैं कितना है? 100 mm। तो इस स्लैब में जो कोर्स एग्रीगेट काम में आया, उस कोर्स एग्रीगेट की मैक्सिमम साइज किससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए? थिकनेस बाय 4, मतलब 25 mm। तो इस स्लैब के लिए जो कोर्स एग्रीगेट के साइज काम मिलेंगे वो मैक्सिमम साइज कितना होगा? 25 mm। 25 mm से ज्यादा का कोर्स एग्रीगेट काम में नहीं लिया जाएगा। या दूसरा, 5 mm लेस देन क्लियर स्पेसिंग बिटवीन रेनफोर्सिंग बार। जैसे सपोज करिए कि ये बीम का क्रॉस सेक्शन है, ये बीम का क्रॉस सेक्शन, ठीक है, और इस बीम में मैं रेनफोर्समेंट लगा देता हूं, एक बार ये लगा दिया, एक बार ये लगा दिया, ठीक है। अब इन दोनों बार को मैं यहां दिखा देता हूं। एक रेनफोर्सिंग बार ये लगाया हुआ है
एक रेनफोर्सिंग बार ये लगाया हुआ है। इस रेनफोर्समेंट के एज से, बिल्कुल इसकी सरफेस से इसके सरफेस के बीच की जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को बोलते हैं क्लियर स्पेसिंग। इसको बोलते हैं क्लियर स्पेसिंग। अगर तुम्हारे पास वर्ड सिर्फ स्पेसिंग लिखा हो तो सिर्फ स्पेसिंग का मतलब क्या है, इसके सेंटर से इसके सेंटर तक के डिस्टेंस को कहते हैं सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग। इस डिस्टेंस को कहते हैं सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग। लेकिन इसकी एज से इसकी एज की स्पेसिंग को कहते हैं क्लियर स्पेसिंग। तो जितना ये क्लियर स्पेसिंग है, जो भी मेंबर आप बना रहे हो उसमें रेनफोर्समेंट के बीच की क्लियर स्पेसिंग कितनी भी है, सपोज करिए कि 40 mm है, सपोज करिए कि 40 mm, तो इस 40 mm क्लियर स्पेसिंग जिस मेंबर में है उसके लिए मैक्सिमम साइज क्या हो सकता है, 40 mm। और मान लीजिए तुम्हारे पास यही स्लैब है, तुम्हारे पास कोई स्लैब है, उस स्लैब का थिकनेस 100 mm है और उसी स्लैब में जो रेनफोर्समेंट बार दिया हुआ है तुमने, उस रेनफोर्सिंग बार का स्पेसिंग 40 mm है। तो रेनफोर्सिंग बार के क्राइटेरिया से मैक्सिमम साइज कितना हो जाएगा, 40 माइनस 5, 35 mm, ठीक है। और थिकनेस वाले क्राइटेरिया से मैक्सिमम साइज ऑफ फोर्स एग्रीगेट कितना हो जाएगा, 25 mm। तो इस स्लैब में मैक्सिमम साइज ऑफ फोर्स एग्रीगेट कितना काम में लेंगे, 25 mm, क्योंकि अगर 25 mm से ज्यादा का फोर्स एग्रीगेट काम में लोगे तो इस वाले क्राइटेरिया को फिल कर जाएगा, ठीक है। तो ये दो चीजें हम ध्यान में रखते हैं। जनरली क्या होता है, जनरली 20 से 25 mm के कोर्स एग्रीगेट काम में लिए जाते हैं, ये जनरल कंसिडरेशन है। ये जनरली 20 to 25 mm के साइज के कोर्स एग्रीगेट काम में लिए जाते हैं, किसमें, जब भी हम आरसीसी करते हैं या पीसीसी करते हैं, तो जनरली खास करके आरसीसी में, ठीक है। तो ये बात हुई एग्रीगेट की। तो हमने इंग्रेडिएंट्स देख लिए कौन कौन से हैं और एग्रीगेट के साइज के बारे में बात कर ली, कौन कौन से बाइंडिंग मटेरियल काम में ले सकते हैं उनके बारे में बात कर ली, ठीक है। अब नेक्स्ट जो चीज है वो है कंक्रीट की जरूरत क्यों पड़ी। कंक्रीट की जरूरत क्या है, व्हाई कंक्रीट इज नीडेड, व्हाई कंक्रीट इज नीडेड। कंक्रीट की जरूरत क्या है, क्योंकि जब कंक्रीट से काम नहीं करते थे तब भी मकान बनाते थे हम, आज कंक्रीट का यूज कर रहे हैं तब भी मकान बना रहे हैं। इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं। ये सपोज करिए एक बीम है, ये सपोज करिए बीम है और एक बीम इधर है, ये हम दो बीम ले लेते हैं। ये मान लेते हैं कि स्टोन का बीम है, ये स्टोन का बीम है और ये आरसीसी का बीम है। ये स्टोन का बीम है, ये आरसीसी का बीम है, ठीक है। कंक्रीट जरूरी क्यों है इसके बारे में बात कर रहे हैं। इस बीम के बीचों बीच में एक जगह ऐसी होगी, इस एक्सेस हो, इस एक्सेस को बोलते हैं न्यूट्रल एक्सेस। सभी तरीके की बीम में होगा ये न्यूट्रल एक्सेस, और इस एक्सेस को न्यूट्रल एक्सेस इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस जगह पे, इस एक्सेस पे नॉर्मल स्ट्रेसेस की वैल्यू कितनी होगी, 0। बीम में एक जगह ऐसी होगी जहां पे नॉर्मल स्ट्रेसेस की वैल्यू 0 होगी, इसीलिए इस एक्सेस को न्यूट्रल एक्सेस बोला करते हैं, ठीक है। इस न्यूट्रल एक्सेस से ऊपर वाले पोर्शन को, अगर मान लीजिए लोड यहां से आ रहा है, ये मान लीजिए लोडिंग लगा दी मैंने, ठीक है। जैसे ये बीम है, सपोज करिए कि ये जो मेरे पास पेन है, ये पेन बीम है। अब इस बीम के ऊपर अगर मैं ऊपर से लोड लगाऊंगा तो ये इस तरह से बेंड होगी। अगर ऊपर से लोड लगा तो ये इस तरह से बेंड होना चाहिए, तो ये बीम इस तरह से बेंड होना चाहिए। सेम मैकेनिज्म इसमें होगा कंक्रीट वाली बीम में, सेम मैकेनिज्म कंक्रीट वाली बीम में होगा, ठीक है। अब होगा क्या, जैसे इस पेन के ऊपर लोड लगाया तो पेन इस तरह से बेंड होना चाहिए, तो पेन के अपर पोर्शन में तो कंप्रेशन आएगा और नीचे वाले पोर्शन में टेंशन फील करेगा। तो ये जो न्यूट्रल एक्सिस है, इस न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर वाले पोर्शन को कहते हैं कंप्रेशन जोन।
इससे ऊपर वाले पोर्शन को क्या कहते हैं, कंप्रेशन जोन, और इस न्यूट्रल एक्सिस से नीचे क्योंकि टेंशन आएगा, इसको बोलते हैं टेंशन जोन, इसको बोलते हैं टेंशन जोन। सेम इसी में होगा, ये कंप्रेशन जोन और ये टेंशन, ठीक है। अब होता क्या है, स्टोन हो चाहे ये आरसीसी नहीं, अभी मैं इसको कंक्रीट लिख रहा हूँ, आरसीसी थोड़ी देर बाद लिखेंगे इसको, ये कंक्रीट की है, अभी इसको आरसीसी बनाएंगे। तो स्टोन और कंक्रीट, इन दोनों की प्रॉब्लम क्या है, ये दोनों कंप्रेशन में बहुत अच्छा बिहेव करते हैं। स्टोन और आरसीसी दोनों कंप्रेशन में बहुत अच्छा बिहेव करते हैं। बहुत अच्छे बिहेव करने से मतलब जो कंप्रेसिव स्ट्रेसेज आएंगी, उन कंप्रेसिव स्ट्रेसेज को आसानी से ये रेसिस्ट कर लेंगे। लेकिन जब टेंशन जोन में आएगा, लेकिन जब टेंशन जोन में आओगे तो कंक्रीट और स्टोन दोनों की टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत कम होती है। कंप्रेसिव स्ट्रेस के रेस्पेक्ट में देखें अगर, तो 10 से 15% के आसपास होती है सिर्फ, ठीक है। जैसे अगर कंक्रीट का कंप्रेसिव स्ट्रेस मान लीजिए 25 MPa है, कंक्रीट का कंप्रेसिव स्ट्रेस 25 MPa है, तो इसके टेंसाइल स्ट्रेंथ लगभग 3 MPa के आसपास होती है। लगभग 10 से 15% के आसपास इसके टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, चाहे वो स्टोन हो और चाहे वो कंक्रीट हो, ठीक है। अब इसमें लोड लगा, इस लोड की वजह से टेंशन भी जनरेट हुआ नीचे वाले जोन में और कंप्रेशन जनरेट हुआ ऊपर वाले जोन में। मतलब टेंसाइल स्ट्रेसेस बॉटम में आएंगी और कंप्रेसिव स्ट्रेसेस अपर पोर्शन में आएंगी। अब इस बीम को फेल नहीं होने देना है, तो कब फेल नहीं होगा, तब ये बीम इस टेंसाइल स्ट्रेस को भी रोक ले और ये बीम कंप्रेसिव स्ट्रेस को भी रोक ले। सपोज करिए कि ये जो भी लोडिंग लग रहा है, ये W मैग्नीट्यूड का लोड लग रहा हो, इस W मैग्नीट्यूड के लोड की वजह से यहाँ पे 7 स्ट्रेस आया, और सपोज कर लिए कि किसी भी लोड कॉम्बिनेशन से 7 स्ट्रेस यहाँ पे आया होगा। कंप्रेशन का जो 7 है वो इजीली रुक जाएगा, लेकिन टेंशन में जो 7 स्ट्रेस आएगी 7 MPa, उस पर ये कंक्रीट या पत्थर ब्रेक कर जाएगा। क्यों? क्योंकि टेंसाइल स्ट्रेंथ इतना नहीं है, ना तो पत्थर में है ना तो कंक्रीट में है, जो इस स्ट्रेस को रोकता है, ठीक है। तो करेंगे क्या आप, जब इसमें स्ट्रेंथ ही नहीं है तो ये वाला जो टेंशन जोन है इस पत्थर का, ये इस स्टोन की बीम का जो टेंशन जोन है, ये टेंशन जोन तो किसी काम का ही नहीं है, ये टेंशन जोन तो किसी काम का ही नहीं है। अब आपको क्या चाहिए, और लोड जो लग रहा है उस लोड को रेसिस्ट करवाना है, तो इसके लिए क्या कर सकते हो, इसके लिए हम कर सकते हैं कि इस बीम की साइज को बढ़ाइए। इसके लिए क्या कर सकते हैं, इस बीम की साइज को बढ़ाइए, क्योंकि बीम की साइज बढ़ाओगे तो न्यूट्रल एक्सिस भी शिफ्ट हो जाएगा नीचे, और न्यूट्रल एक्सिस शिफ्ट हो गया तो ये पूरे का पूरा जोन किस में आ जाएगा, कंप्रेशन में आ जाएगा, और ये वाला जोन इस लोड को लेने में कैपेबल हो जाएगा। ये तो स्टोरी है किसकी, स्टोन की बीम, ठीक है। अब अपन आते हैं कंक्रीट वाली बीम। सपोज करिए 7 स्ट्रेस यहाँ पे है और 7 स्ट्रेस यहाँ पे मान लेते हैं। अब हुआ क्या, यहाँ पे कंप्रेशन में अच्छा खासा मजबूत है कंक्रीट, तो यहाँ की 7 स्ट्रेस को इजीली रोक लेगा, इसकी 7 स्ट्रेस को नहीं रोक पाएगा। क्यों? क्योंकि टेंशन में वीक है, ठीक है। लेकिन हमारे पास कंक्रीट में एक सुविधा यह है कि कंक्रीट में आप रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करवा सकते हो, कंक्रीट में आप रेनफोर्सिंग बार प्रोवाइड करवा सकते हो, रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करवा सकते हो। ये है रेनफोर्सिंग बार्स, ये क्या है, रेनफोर्सिंग बार, ये है रेनफोर्सिंग बार, ये है रेनफोर्सिंग बार। अब रेनफोर्समेंट क्या करेगा, 7 कंप्रेसिव स्ट्रेस है, 7 टेंसाइल स्ट्रेस है, तो इस 7 में से कंक्रीट जितने स्ट्रेस को लेगा, मान लीजिए 1 को लेगा, सपोज करिए कि 1 MPa तो कंक्रीट टेंसाइल स्ट्रेस ले लेता है, तो 1 के बाद जितनी भी स्ट्रेस होंगी वो स्ट्रेसेज कंक्रीट किसको ट्रांसफर कर देगा, वो स्ट्रेसेज इस रेनफोर्सिंग बार को ट्रांसफर कर देगा, और बाकी का टेंसाइल स्ट्रेंथ कौन लेगा, बाकी का टेंसाइल स्ट्रेंथ ये रेनफोर्समेंट ले लेगा। और रेनफोर्समेंट में हम स्टील का यूज करते हैं, और स्टील की टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है। आपने स्टील के ग्रेड का नाम सुना होगा, Fe415, Fe500। तो ये 415 और 500 क्या बताता है, स्टील की कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। मतलब टेंसाइल स्ट्रेंथ कितना है इस स्टील का, 415 MPa, 415 न्यूटन पर mm²। ये स्टील कितने स्ट्रेस ले सकता है, 415 MPa।
ये कितना ले रहा था, मात्र 1। तो जितना कंक्रीट लेगा उतना कंक्रीट ले लेगा, और कंक्रीट के बाद जो भी स्ट्रेस होगा वो कंक्रीट किसको ट्रांसफर कर देगा, वो कंक्रीट ट्रांसफर कर देगा रेनफोर्समेंट को, और बाकी का टेंसाइल स्ट्रेंथ रेनफोर्समेंट आसानी से रोक लेगा। तो अब आपको इसी सेक्शन में काम चल जाएगा। स्टोन का होता तो तुमको ये वाले बीम काम में लेनी पड़ती, कंक्रीट का है तो हमको ये वाले बीम काम में लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो एक तो क्या हुआ कि इसके टेंशन जोन को यूटिलाइज किया जा सकता है, कंक्रीट वाले सेक्शन में इसके टेंशन जोन को यूटिलाइज किया जा सकता है बाय प्रोवाइडिंग एडिक्वेट रेनफोर्समेंट, ठीक है। अभी तक हमने सिर्फ यही सीखा है, आगे हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे देखेंगे कि अगर हमको जरूरत पड़ती है तो जरूरत पड़ने में रेनफोर्समेंट को इस जोन में भी प्रोवाइड करवा सकते हैं, और यहां पे प्रोवाइड करवाया अगर कंप्रेशन जोन में तो इस कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को भी बढ़ाया जा सकता है। कंक्रीट की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, जैसे सपोज करिए 25 है, तो इसको 25 से आगे भी काफी हद तक बढ़ाया जा सकता है, राइट। एक चीज तो ये हुआ कि कंक्रीट के टेंशन जोन को यूटिलाइज किया जा सकता है। दूसरा, स्टोन की बीम को प्लेस करना आसान नहीं होता, कंक्रीट को प्लेस नहीं करना पड़ता, कंक्रीट के बीम मेंबर की मैन्युफैक्चरिंग करनी होती है, तो ये प्रोसेस भी आसान है। इसके ट्रांसपोर्टेशन में बहुत खर्चा आता है, ट्रांसपोर्टेशन आसान नहीं है, इसको ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि इसको कास्टिंग होती है, मेंबर की कास्टिंग वहीं पे होती है, तो ये प्रोसेस भी आसान है, और इसमें इस वाले जोन को पूरी तरह से यूटिलाइज कर लिया जाता है, ठीक है। तो ये है कि कंक्रीट की नीड क्या हुई।